भविष्य उनका है जो आज उसकी तैयारी करते हैं। ये शब्द मैल्कम एक्स के हैं और आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। आज हम सैन्य नवाचार की दुनिया में, मतलब मिलिट्री इनोवेशन में गहराई से उतर रहे हैं और हमारा जरिया है अमेरिकी स्पेस फोर्स का एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और दिलचस्प कार्यक्रम X-37B। हाँ, काफी चर्चा में रहता है ये। बिल्कुल, और ये पूरी बातचीत जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक लेख पर आधारित है। इसमें इस प्रोग्राम का विश्लेषण किया गया है और भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण सबक हो सकते हैं वो निकाले गए हैं। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए खास तौर पर जरूरी हो सकता है, साइंस एंड टेक और डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिहाज से। और हाँ, जो लोग सामान्य जानकारी में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये उतना ही रोचक है। हाँ बिल्कुल, आजकल स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबकी दिलचस्पी बढ़ी है। सही कहा। तो हम समझेंगे कि ये X-37B आखिर है क्या चीज, अमेरिका क्यों मिलिट्री टेक में इतना आगे है, और सबसे जरूरी, भारत अपने रक्षा अनुसंधान और विकास मतलब R&D के लिए इससे क्या सीख सकता है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, X-37B की कहानी जो है वो दरअसल 1999 में नासा के एक प्रोग्राम X-37 से शुरू होती है। इसे बनाया है बोइंग ने, और वो इसे एक मानव रहित मतलब अनमैन्ड और पूरी तरह ऑटोनॉमस यानी अपने आप चलने वाला स्पेस प्लेन कहते हैं। इसका असल मकसद है नई तकनीकों का अंतरिक्ष में परीक्षण करना। एक तरह का उड़ता फिरता टेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। अच्छा, तो शुरुआत नासा से हुई थी। हाँ, शुरुआत नासा से हुई, पर बाद में ये प्रोजेक्ट अमेरिकी एयरफोर्स के पास चला गया। जब 2010 में इसने उड़ान भरनी शुरू की तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ द एयरफोर्स रैपिड कैपेबिलिटीज ऑफिस DAFRCO कहते हैं, वो चलाता था। ये एयरफोर्स की वो ब्रांच है जो जरूरी क्षमताओं को तेजी से डेवलप करने पर फोकस करती है। लेकिन अब जो है तस्वीर थोड़ी और जटिल हो गई है। अब इसे DAFRCO के साथ साथ अमेरिकी स्पेस फोर्स की डेल्टा 9 यूनिट मिलकर ऑपरेट करती है। डेल्टा 9, ये नाम थोड़ा संजीदा लगता है। क्या ये वही यूनिट है जिसका फोकस ऑर्बिटल वॉरफेयर यानी अंतरिक्ष में युद्ध की तकनीकों पर है? हाँ, आपका अंदाजा सही दिशा में है। डेल्टा 9 की जिम्मेदारी ही ऑर्बिटल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को विकसित करना और उन पर नजर रखना है। अच्छा, तो इसका मतलब? हाँ, हालांकि X-37B के मिशनों को आधिकारिक तौर पर तो तकनीकी परीक्षण ही बताया जाता है, लेकिन डेल्टा 9 की भागीदारी से ये अटकलें जरूर लगती हैं कि इसके कुछ पहलू मिलिट्री स्ट्रैटेजी से गहरे जुड़े हो सकते हैं। 2010 से मार्च 2025 तक देखें तो इस प्रोग्राम के तहत 7 ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल यानी OTV लॉन्च किए जा चुके हैं। 7 मिशन? तो ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि अंतरिक्ष में एक किस्म की प्रयोगशाला है जो अलग अलग मिशन पर नई चीजें आजमा रही है। ये जानना दिलचस्प होगा कि इसने अब तक किस तरह की टेक्नोलॉजीज का टेस्ट किया है। एकदम सही। इसे उड़ती हुई प्रयोगशाला कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसने कई महत्वपूर्ण नई टेक्नोलॉजीज के लिए एक टेस्ट बेड का काम किया है। जैसे उदाहरण के लिए OTB-4 मिशन को लें। इसमें एक हॉल इफेक्ट थ्रस्टर का परीक्षण किया गया था। ये एक एडवांस्ड किस्म का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर, ये क्या होता है? मतलब सैटेलाइट को चलाने के लिए? हाँ, ये सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ज्यादा कुशलता से या ज्यादा लंबे समय तक चलाने में मदद करता है। फ्यूल एफिशिएंट होता है काफी। और इस टेस्ट का नतीजा क्या रहा? क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रयोग तक ही सीमित रही या इसका कोई असली इस्तेमाल भी हुआ? नहीं, ये सिर्फ प्रयोग नहीं था। यही हॉल इफेक्ट थ्रस्टर टेक्नोलॉजी बाद में एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी यानी AHF मिलिट्री सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोग्राम में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट की गई। अच्छा, यानी टेस्टेड टेक्नोलॉजी सीधे जरूरी मिलिट्री सैटेलाइट्स में लग गई। बिल्कुल। तो OTV-4 पर परखी गई तकनीक आज अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य संचार उपग्रहों को ताकत दे रही है, उन्हें ज्यादा कैपेबल बना रही है। इसी मिशन ने नासा के लिए भी एक काम किया। अंतरिक्ष के माहौल में लगभग 100 अलग-अलग तरह की सामग्रियों का परीक्षण किया भविष्य के स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए। काफी मल्टीपर्पस मिशन था ये तो। हाँ, फिर आया OTV-5 मिशन। इसने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया, पूरे 780 दिन। 780 दिन, ये तो 2 साल से भी ज्यादा हो गए। हाँ बिल्कुल। और इसने लंबे समय तक चलने वाले प्रायोगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और हीट पाइप टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। मतलब ये जानना था कि ये उपकरण स्पेस की हार्श कंडीशंस में इतने लंबे समय तक कैसे परफॉर्म करते हैं। इतने लंबे मिशन भविष्य की किस तरह की जरूरतों की ओर इशारा करते हैं?
शायद लगातार निगरानी या फिर डीप स्पेस मिशंस के लिए। बिल्कुल, इतनी लंबी अवधि तक काम करने की क्षमता जो है वो भविष्य में स्पेस में परमानेंट प्रेजेंस, लगातार निगरानी रखने वाले सिस्टम्स या फिर डीप स्पेस मिशंस के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद OT-V6 ने ऑर्बिट में पावर बीमिंग सिस्टम का टेस्ट किया। पावर बीमिंग, ये क्या चीज है? ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी तकनीक है। इसमें स्पेस में सोलर एनर्जी इकट्ठा करके उसे माइक्रोवेव बीम के जरिए धरती पर या दूसरे सैटेलाइट्स तक भेजा जा सकता है। पावर बीमिंग, ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या इसका मतलब है कि भविष्य में हम अंतरिक्ष से बिजली भेज सकेंगे? सिद्धांत रूप में हाँ। हालांकि अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। इसी OT-V6 मिशन ने एक और काम किया। अमेरिकी एयरफोर्स अकेडमी के स्टूडेंट्स ने एक छोटा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बनाया था, फाल्कन सैट 8, उसे भी डिप्लॉय किया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट को भी स्पेस में जगह मिली। ये तो बढ़िया है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मिलिट्री प्रोग्राम एकेडमिक्स के साथ भी जुड़ सकता है। और फिर OT-V7 मिशन, इसने एक और नई सीमा पार की। ये पहला X-37B मिशन था जो सामान्य लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO के बजाय हाईली एक्सेंट्रिक ऑर्बिट यानी HEO में ऑपरेट हुआ। HEO, ये LEO से अलग कैसे है? मतलब कितना ऊपर? हाँ देखिए, लियो तो होता है पृथ्वी की सतह से करीब 2000 किलोमीटर ऊपर तक, जबकि HEO का सबसे दूर का पॉइंट, जिसे अपोजी कहते हैं, वो 35,000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अरे वाह, 35,000 किलोमीटर! इतना ऊपर जाने का क्या रणनीतिक महत्व हो सकता है? क्या ये निगरानी या कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है या दुश्मन की नजरों से बचने के लिए? HEO में ऑपरेट करने के कई स्ट्रेटेजिक फायदे हो सकते हैं। ये ज्यादा बड़े एरिया पर लंबे समय तक नजर रखने की क्षमता दे सकता है और शायद जो पारंपरिक LEO सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं उनसे बचना भी आसान बनाता हो। OT-V7 ने एरो ब्रेकिंग तकनीकों का भी परीक्षण किया। एरो ब्रेकिंग मतलब हवा का ब्रेक? हाँ, एक तरह से। इसमें ऑर्बिट बदलने के लिए कीमती फ्यूल जलाने के बजाय पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के हल्के खिंचाव मतलब ड्रैग का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये तो एफिशिएंसी बढ़ाएगा। बिल्कुल, ये भविष्य के स्पेस मिशंस को ज्यादा किफायती और टिकाऊ बना सकता है और हमारी स्पेस डोमेन अवेयरनेस यानी स्पेस में क्या चल रहा है इसकी समझ को बेहतर कर सकता है। ये सब तो बहुत एडवांस लग रहा है। और अब सबसे ताज़ा मिशन OTV-8 जो अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ, उसमें किन नई तकनीकों पर फोकस है? OTV-8 में भी कई अत्याधुनिक तकनीकों का परीक्षण हो रहा है। एक जो प्रमुख टेक्नोलॉजी है वो है क्वांटम इनर्शियल सेंसर। इसे वेक्टर एटॉमिक नाम के एक स्टार्टअप ने बनाया है, पेंटागन की डिफेंस इनोवेशन यूनिट यानी DIU के कॉन्ट्रैक्ट के तहत। DIU ये क्या करती है? DIU का काम ही है सेना के लिए तेजी से नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज खोजना और उन्हें अपनाने में मदद करना, स्टार्टअप्स वगैरह से। अच्छा, और ये क्वांटम सेंसिंग, ये तो आजकल काफी चर्चा में है। इसका पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सिस्टम्स के लिए क्या मतलब है? खासकर तब जब GPS पर निर्भरता एक कमजोरी बनती जा रही है। ये UPSC के लिहाज से भी एक हॉट टॉपिक है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। क्वांटम सेंसिंग में जो मौजूदा PNT सिस्टम्स हैं, जो GPS पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उनको बेहतर बनाने या भविष्य में पूरी तरह बदलने की जबरदस्त क्षमता है। हमने हाल के युद्धों में देखा है कि GPS सिग्नल को जाम करना या स्पूफ करना मतलब गलत सिग्नल भेजना कितना आम हो गया है। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। तो ऐसे माहौल में जहां GPS भरोसेमंद नहीं है, क्वांटम सेंसिंग पर आधारित PNT सिस्टम्स मिलिट्री ऑपरेशंस और स्पेसक्राफ्ट्स के लिए दिशा और समय की सटीक जानकारी देने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। ये आत्मनिर्भर नेविगेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिना GPS के नेविगेशन, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जिसका OTV-8 पर परीक्षण हो रहा है वो है स्पेस आधारित लेजर कम्युनिकेशन। मतलब सैटेलाइट्स के बीच या सैटेलाइट से जमीन तक लेजर किरणों के जरिए डेटा भेजना। अभी तो ये रेडियो वेव से होता है ना? हाँ, अभी ये काम ज्यादातर रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा लिंक्स पर आधारित है। लेजर कम्युनिकेशन कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसे इंटरसेप्ट करना या जैम करना बहुत मुश्किल है। साथ ही ये बहुत ज्यादा डेटा बहुत तेजी से भेज सकता है, मतलब हाई बैंडविड्थ और हाई डेटा रेट। तो क्या ये स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी और DIU की उन योजनाओं का हिस्सा है जिनका लक्ष्य लेजर आधारित हैक प्रूफ सैटेलाइट नेटवर्क बनाना है? बहुत संभव है। ये उन भविष्य की पहलों से जुड़ा लगता है जिनका लक्ष्य ऑप्टिकल यानी लेजर कम्युनिकेशन पर आधारित सुरक्षित और तेज सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क,
एक तारामंडल बिछाना है। हम्म, हालांकि जैसा हमने पहले जिक्र किया, डेल्टा 9 की निगरानी के कारण ऑर्बिटल वॉरफेयर क्षमताओं के परीक्षण की अटकलें भी हैं, पर अमेरिकी सेना इस बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक करती है। वे अक्सर गोपनीयता बनाए रखते हैं। ये गोपनीयता बनाम प्रदर्शन की रणनीति भी दिलचस्प है। खैर, अब आते हैं इस सबके मायने पर, खासकर भारत के लिए। ओआरएफ का लेख कुछ महत्वपूर्ण सबक बताता है। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए डिफेंस, आरएनडी और स्ट्रैटेजी को समझने में काफी मददगार हो सकते हैं। पहला सबक क्या है? बिल्कुल। पहला और शायद सबसे अहम सबक है अनछुए क्षेत्रों की पहचान करना और भविष्य को ध्यान में रखकर पहले से कार्यवाही करना। मतलब आइडेंटिफाइंग अनएक्सप्लोर्ड डोमेन्स एंड एक्टिंग प्रीएम्प्टिवली। X-37 कार्यक्रम अपने समय से काफी आगे था। इसने स्पेस कैपेबिलिटीज और डोमेन अवेयरनेस के महत्व को तब पहचाना जब ज्यादातर लोग इसे ना तो संभव मानते थे, ना ही जरूरी। आज भी अब देखें तो स्पेस पर ज्यादातर बहस एलियो सैटेलाइट्स तक ही सीमित रहती है। हाँ, ये बात तो है। जबकि X-37B ने HEO में, जहां ऑर्बिटल मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित किया। ये कहीं ज्यादा जटिल और स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसी दूरदर्शिता के लिए रिस्क लेने की इच्छा शक्ति चाहिए, स्पेशल सरकारी फंडिंग चाहिए और सबसे बढ़कर इनोवेशन का एक कल्चर, एक संस्कृति चाहिए। और चीन भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा है, शेनलोंग प्रोग्राम। हाँ, चीन भी इसी तरह का शेनलोंग स्पेस प्लेन प्रोग्राम चला रहा है। ये दिखाता है कि ये क्षमताएं कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यानी सिर्फ मौजूदा जरूरतों पर नहीं, बल्कि भविष्य के संभावित युद्ध क्षेत्रों और तकनीकों पर नजर रखकर योजना बनाना जरूरी है। दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक है नागरिक सैन्य संलयन, सिविल मिलिट्री फ्यूजन का सफल मॉडल। X-37B कार्यक्रम दिखाता है कि कैसे सरकार, जैसे नासा, सेना जैसे एयरफोर्स, स्पेस फोर्स, DIU, प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे बोइंग, स्पेसएक्स और यहाँ तक कि स्टार्टअप्स जैसे वेक्टर एटॉमिक और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स जैसे USF एकेडमी का फैल्कन सैट 8, ये सब मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। ये मॉडल सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है, लेकिन क्या भारत में इसे दोहराना आसान होगा? यहाँ अक्सर सरकारी, निजी और अकादमिक क्षेत्रों के बीच वो तालमेल बैठाना एक चुनौती रही है, खासकर डिफेंस जैसे सेंसिटिव सेक्टर में। ये एक जायज सवाल है, बिल्कुल। इतने विविध स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना वाकई मुश्किल है। इसमें नौकरशाही की बाधाएं, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ये सब आ सकती हैं। लेकिन X-37B केस स्टडी ये दिखाती है कि ये संभव है और बहुत फायदेमंद भी है। अमेरिका में DIU जैसी संस्थाएं इसी खाई को पाटने का काम करती हैं। तो भारत को भी कुछ ऐसा सोचना होगा। हाँ, भारत को सोचना होगा कि वो इस तरह के सहयोग को कैसे बढ़ावा दे सकता है। शायद मौजूदा स्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाकर या फिर कुछ नई संस्थाएं बनाकर। तीसरा सबक है प्रौद्योगिकी के प्रतिच्छेदन को सक्षम करना। अच्छा। इनेबलिंग टेक्नोलॉजी इंटरसेक्शन। X-37B सिर्फ स्पेस के लिए नहीं है। इस पर जो टेक्नोलॉजीज टेस्ट हो रही हैं, जैसे क्वांटम सेंसिंग या लेजर कम्युनिकेशन, वो जमीन और समुद्र पर भी मिलिट्री क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं। अच्छा, मतलब क्रॉस डोमेन एप्लीकेशन। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों की टेक्नोलॉजीज मिलकर कुछ नया और शक्तिशाली बना सकती हैं। अंतरिक्ष में किया गया एक प्रयोग कल जमीनी युद्ध का नक्शा बदल सकता है। किसी भी देश के लिए ये जरूरी है कि वो इन टेक्नोलॉजिकल इंटरसेक्शंस को पहचाने और उनका फायदा उठाए। यानी साइलो में काम करने के बजाय टेक्नोलॉजीज को समग्र रूप से देखना और उनके क्रॉस डोमेन अनुप्रयोगों की तलाश करना। ठीक है। चौथा सबक जुड़ा है रणनीतिक संचार और गोपनीयता, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच से। अमेरिकी सेना X-37B के बारे में बहुत कम जानकारी बाहर आने देती है। वे अक्सर तभी कुछ बताते हैं जब उन्हें दुनिया को अपनी ताकत दिखानी हो, जिसे सिग्नलिंग कहते हैं, लेकिन इसकी असली विघटनकारी क्षमताओं को गुप्त रखते हैं। मतलब नप्पा-तुला खुलासा। हाँ, भारत को भी अपनी एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज और रिसर्च के बारे में इसी तरह का विवेकपूर्ण, मतलब प्रूडेंट नजरिया अपनाना चाहिए। सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल उतना ही जिससे रणनीतिक संदेश जाए और हमारी बढ़त बनी रहे। ये संतुलन बनाना जरूरी है पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक भारत के संदर्भ में। पांचवा सबक है एक एकीकृत सैन्य अंतरिक्ष कमान की तत्काल आवश्यकता, नीड फॉर एन इंटीग्रेटेड स्पेस कमांड। देखिए, भारत ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA का गठन हुआ है, लेकिन अभी भी एक समर्पित, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्पेस कमांड की कमी महसूस होती है। भारतीय अंतरिक्ष आयोग जो स्पेस पॉलिसी बनाता है, उसमें भी सेना की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
अभी तक तो ज्यादातर दारोमदार इसरो पर ही रहा है ना? हाँ, अब तक भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए काफी हद तक आईएसआरओ पर निर्भर रहा है और आईएसआरओ ने शानदार काम किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो मूल रूप से एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री स्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरी तरह आईएसआरओ पर निर्भर रहना अब शायद पर्याप्त नहीं है। आईएसआरओ का RLV-LEX परीक्षण, जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट था, वो सराहनीय है, लेकिन मिलिट्री निरीक्षण और स्पष्ट सैन्य उद्देश्यों के बिना उसकी क्षमताएं सीमित रह सकती हैं। हाँ बिल्कुल, भविष्य की युद्धों का झुकाव स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष की ओर हो रहा है। ये अब कोई दूर की बात नहीं रही। इस वास्तविकता को देखते हुए एक इंटीग्रेटेड भारतीय मिलिट्री स्पेस कमांड की स्थापना अब जरूरी हो गई है। ये कमांड न केवल स्पेस में फोकस्ड मिलिट्री R&D को बढ़ावा देगी, बल्कि इसरो और जो हमारा तेजी से बढ़ता हुआ इंडियन स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसके साथ प्रभावी समन्वय भी स्थापित कर सकेगी। इससे भारत अपनी स्पेस एसेट्स की सुरक्षा और मिलिट्री कैपेबिलिटीज का बेहतर विकास कर पाएगा। तो कुल मिला के ORF लेख का सार ये है कि अमेरिका का जो सैन्य दबदबा है वो काफी हद तक उसकी इनोवेशन की संस्कृति पर टिका है, जिसका एक उदाहरण X-37B है। अगर भारत को रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को वाकई हासिल करना है, तो उसे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही नहीं बल्कि मौलिक सैन्य अनुसंधान और विकास यानी R&D में लीडरशिप लेने पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदना या कॉपी करना काफी नहीं होगा, खुद इनोवेट करना होगा। और अमेरिका जैसे उदाहरणों का विश्लेषण करके और उनसे सीखते हुए भारत अपनी रणनीति को ज्यादा प्रभावी बना सकता है। हाँ, और इसमें जैसा लेख कहता है, एक तात्कालिकता की भावना होनी चाहिए, एक अर्जेंसी होनी चाहिए। चीन की बढ़ती सैन्य और अंतरिक्ष क्षमताएं, जैसे उनका शेनेलॉन्ग प्रोग्राम, और पाकिस्तान जैसे देशों को वो जिस तरह एडवांस तकनीक दे रहा है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है। भविष्य में सुरक्षा और सामरिक बढ़त की कुंजी नवाचार ही है। सफलता इनोवेशन पर ही निर्भर करेगी। ये चर्चा निश्चित रूप से UPSC अभ्यर्थियों और समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए विचार करने योग्य बिंदु प्रस्तुत करती है। हम सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, सवाल जरूर पूछें। और जाते जाते आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। X-37B जैसी पहल भविष्य की तैयारी का एक अमेरिकी मॉडल दिखाती है। भारत अपनी अनूठी चुनौतियों, अवसरों और संसाधनों को देखते हुए नवाचार की इस संस्कृति को कैसे प्रभावी ढंग से अपना सकता है और सैन्य अनुसंधान में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है।